क्योंकि बाउंड्री कंडीशन से ये K1 और K2 पे रिस्ट्रिक्शन आई है। तो अगर मैं सॉल्यूशन में अब K1 और K2 की जगह ये रख रहा हूँ, तो ये जो सॉल्यूशन जब इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर ही रहा होगा। वो आप ऑटोमेटिकली चेक कर सकते हैं। माना मैं x की जगह LX रखूँ, वो इधर वाली बाउंड्री जो है ये वाली बाउंड्री, ये वाली, अगर मैं x की जगह LX रखता हूँ अब इस सॉल्यूशन में, तो LX कैंसिल होगा, NX पाई, n ने कोई इंटीजर होना है, या तो 1 पाई या 2 पाई या 3 पाई, पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, n केवल हम पॉजिटिव लेंगे। ओके, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि k जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, k मैग्नीट्यूड होता है, K1 K2 पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, तो ये हमें n केवल पॉजिटिव लेना है। मैथमेटिकली तो अगर आप n1 की जगह -3 भी लें तभी भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, बट हमें केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है। दिस, तो ये सॉल्यूशन अगर आपने x की जगह LX रखा, अब ये कैंसिल, सम इंटीजर इनटू पाई, साइन पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई, सब जीरो होते हैं, ऑटोमेटिकली ये वैनिश हो रहा है। मतलब ये सॉल्यूशन बाउंड्री कंडीशन को अब सेटिस्फाई करता है। ओके, तो ये एक मोड है, ये मोड का सॉल्यूशन अब बना। पीछे तक मुझे इसे मोड का सॉल्यूशन नहीं बोलना चाहिए, पीछे तक अगर ये बाउंड्री कंडीशन को हम सेटिस्फाई करवा के नहीं लाते तो ये मोड नहीं बनता। तो मोड अब बना है, ये अब एक मोड है। तो मतलब मोड का मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन मैंने क्यों इसलिए लिखा, एक मोड, एक सिंगल नॉर्मल मोड इस सिस्टम का जो है, इट विल बी डिफाइंड बाय अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। पेयर ऑफ इंटीजर्स मतलब nx और ny को आप अपनी मनचाही वैल्यू दें, इंटीग्रल वैल्यू देनी है पर आप अपनी मनचाही वैल्यू दें। तो माना मैंने इसे 2 और 7 वैल्यू दी, तो ये जो भी बनाए आंसर, इसे हम कहेंगे ये एक मोड है। 2 7 एक मोड है। अब उन दोनों इंटीजर्स को आप एक ब्रैकेट में रख दीजिए, एक लिखने का तरीका है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये जो पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं nx और ny को आप इंटीग्रल वैल्यू देते रहें और उनका एक एक कॉम्बिनेशन जो आप बना सकते हैं वो एक एक मोड को दर्शा रहा है। जैसे इसको वैल्यू 2 और इसको वैल्यू 7 दी, तो उसे आप कह सकते हैं 2 7 मोड। ऐसे ही इसको वैल्यू 1 दी, इसको भी वैल्यू 1 दी, दोनों को सेम वैल्यू भी दे सकते हैं, उसे आप 1 1 मोड कह सकते हैं। ऐसे ही एक 1 2 मोड हो सकता है, एक 1 3 मोड हो सकता है, 2 1 मोड हो सकता है, 2 9 मोड हो सकता है, 27 15 मोड हो सकता है। तो ये तो मतलब एक मोड एक nx और ny की वैल्यू से बनेगा। केवल nx की वैल्यू से नहीं, आप केवल ये बोलें कि nx की वैल्यू 3 है और ये मोड है, नहीं। जिस समय nx की वैल्यू 3 है, आप साथ में ny की इंटीग्रल वैल्यू भी बताइए 7, तो माना ये 3 और ये 7, ये एक मोड हुआ। ओके, इसको वन डायमेंशनल केस से कंपेयर कीजिए। वन डायमेंशनल में केवल एक सिंगल n आया था, तो n की एक एक वैल्यू एक एक मोड होती है। इस समय एक मोड एक पेयर ऑफ इंटीजर्स से पता लगता है। nx और ny दोनों की वैल्यू जब हम बताते हैं तो हम एक मोड की बात करते हैं। और nx और ny की मैंने अलाउड वैल्यूज़ भी लिखी हैं। nx और ny की अलाउड वैल्यूज़ 1 2 3 एंड सो और ny की अलाउड वैल्यूज 1 1 2 3। आप इसकी किसी भी वैल्यू को इसकी किसी भी वैल्यू के साथ पेयर कर सकते हैं। ओके, दिस और nx ny को वेवलेंथ के साथ ये रिलेशन ओबे करना है। वेवलेंथ के साथ क्यों, k जो होता है बेसिकली 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, तो उसको मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है। अगर वेव की वेवलेंथ लैम्डा है, उस समय की स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ लैम्डा है, तो ये nx और ny दो इंटीजर्स तो होने ही हैं, लेकिन उनको ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है। ओके, दिस, और ये इसी कंडीशन से हम अपना आगे का काउंटिंग ऑफ मोड्स करने वाले हैं। सो दिस इज द ऑल इंपॉर्टेंट रिलेशन। लेकिन अगेन यहाँ पे एक चीज़ देखें इंटरेस्टिंग, अगर आप के स्क्वायर के रिलेशन को देखें, पाई बाई एल एक्स कॉन्स्टेंट्स हैं, थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाएं, तो के स्क्वायर का रिलेशन एन एक्स और एन वाई के साथ जो है न्यूमरेटर में है, स्क्वायर है, लेकिन अगर आप लैम्डा के साथ एन एक्स और एन वाई का रिलेशन देखें तो वो रफली ऐसा है, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर बराबर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर। अगर इन फैक्टर्स को आप थोड़ी देर के लिए 1 सोच लें, ये चीज़ मैंने आपको वन डायमेंशनल केस में भी कही थी। जब हम काउंटिंग ऑफ मोड्स करते हैं, काउंटिंग ऑफ मोड्स आप लैम्डा के टर्म्स में कर सकते हैं या के टर्म में कर सकते हैं, लेकिन के टर्म्स में काउंटिंग ऑफ मोड करना आसान रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं सीधे सीधे लैम्डा के टर्म्स में काउंटिंग ऑफ मोड नहीं कर सकता हूं, बट वो प्रक्रिया ज़्यादा जटिल हो जाती है और उसकी मैथमेटिकल रीज़न ये है, आपने वन डायमेंशनल केस में भी देखा, लैम्डा और वहाँ पे सिंगल एन होता है, उनका रिलेशन इनवर्स वाला होता है। रिमेंबर ये आपको वहाँ का अगर फिगर ध्यान हो, अगर जब मैं लैम्डा स्पेस में मोड्स को प्लॉट करता हूँ तो मोड्स के बीच की डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट नहीं होती है। तो काउंटिंग तो यहाँ भी की जा सकती है, पर काउंटिंग करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसी इन्फॉर्मेशन को अगर हम के स्पेस में जाके देखें, के वेरिएबल के टर्म में उसी इन्फॉर्मेशन को देखें, तो जो मोड्स हैं वो इक्विडिस्टेंट हो जाते हैं, तो फिर काउंट करना आसान हो जाता है। वही आइडिया यहाँ पे भी एम्प्लॉय हो रहा है। यहाँ पे फिगर स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं बनने वाला है, लेकिन जो भी फिगर बनेगा वो के टर्म में आसान बनेगा, लैम्डा के टर्म में अगर आप बनाएंगे तो वो फिगर कॉम्प्लिकेटेड बनने वाला है। सो दिस इज द, तो ग्राफिकली हम जो काउंटिंग करते हैं वो हम जिसे हम कहते हैं हम के वेरिएबल के टर्म में करेंगे, मतलब के स्पेस में जाके। ओके, के स्पेस का मतलब दो एक्सिस लेंगे, एक एक्सिस का नाम के एक्स, एक एक्सिस का नाम के वाई। ये के दो कंपोनेंट्स के एक्स और के वाई तो हैं। इनफैक्ट इस रिलेशन को फिर से देखिए, ये
के दो कंपोनेंट के एक्स और के वाई, तो के एक्स और के वाई को प्लॉट करके एक फिगर बनाएंगे 2 डायमेंशनल और उसमें मोड्स को काउंट करेंगे। ओके, दिस अगेन मैंने लाइन यहाँ पे फिर से लिखी। हाँ, अब इस फिगर को देखिए, रफली आप ये सोच सकते हैं, माना मैं एक एग्जांपल मैंने लिया है, माना एन एक्स की वैल्यू 2 है और एन वाई की वैल्यू 3 है, तो आप इस वाले मोड की बात कर रहे हैं 2-3 मोड की, तो रफली आप इसे सोच सकते हैं 2-3 मोड का मतलब क्या है, ये जो आपका रेक्टेंगल है इसमें जो वाइब्रेशनल वेव सेट हो रही है, एन एक्स की वैल्यू 2, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 लूप बन रहे हैं। इसको वन डायमेंशनल केस से अगेन कंपेयर कीजिए, वन डायमेंशनल केस में सिंगल एन आता है और वो एन आपको बताता है उस स्ट्रिंग के अलॉन्ग कितने लूप्स बन रहे हैं, जिनको मैं कई बार हाफ लूप्स भी कहता हूँ पर वो लूप है एक्चुअली। तो एन बराबर 1 होता है तो एक लूप, एन बराबर 2 होता है तो 2 लूप, एन बराबर 7 होता है तो 7 लूप। तो ऐसे ही आपकी बार 2 हैं, एक एन एक्स है एक एन वाई है, तो केवल आप पहले एन एक्स को देखिए, एन एक्स बराबर 2 है, इसका मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो जो वेव का वाइब्रेशन पैटर्न है वो 2 लूप बना रहा है, और माना साथ में एन वाई की वैल्यू 3 है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये रेड वाले देखिए, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3 लूप बन रहे हैं, मतलब एल एक्स डिस्टेंस में 2 लूप फिट हो रहे हैं इस समय, और एन वाई एल वाई डिस्टेंस में 3 लूप्स फिट हो रहे हैं, ये मतलब है रफली। अब इसको थोड़ा आगे मैं कुछ एनिमेशन सेंड करने की कोशिश करूंगा जब ये डिस्कशन खत्म हो जाएगा, बट आप इस नोशन को बैक ऑफ माइंड में रख सकते हैं, ये गलत नहीं है। स्टैंडिंग वेव्स का ये मतलब है, अगर आप 2-3 मोड की बात कर रहे हैं तो जैसे 2 लूप्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बन रहे हैं और 3 लूप्स, तो अगेन ये वन, अगर आप इन दोनों चीज़ों को अलग अलग देखें, अच्छा केवल आप एक्स एक्सिस को देखें तो ये वही सिचुएशन तो है, हाँ एक्स के अलॉन्ग 2 लूप और एक्स के अलॉन्ग के 2 लूप की कंडीशन इसी प्रकार की होती है, के बराबर एन पाई ओवर एल, और ऐसे ही वाई पे। ओके, दिस सो 2 लूप्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस और 3 लूप्स अलॉन्ग द वाई एक्सिस होगा, तो ये। और इंटीग्रल नंबर ऑफ लूप्स बनना जरूरी क्यों है, माना इस फिगर को हम मान लें, इंटीग्रल नंबर ऑफ लूप्स बनना जरूरी क्यों है, क्योंकि बाउंड्री के दोनों पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट को कितना होना है, 0, ये यहाँ भी और यहाँ भी, इस पूरी लाइन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट को 0 होना है, 0 होना है, तो बाउंड्री पे डिस्प्लेसमेंट 0, बाउंड्री पे डिस्प्लेसमेंट 0, बाउंड्री पे डिस्प्लेसमेंट 0, बाउंड्री पे डिस्प्लेसमेंट 0। तो रफली आप ये पिक्चर भी माइंड में रख सकते हैं कि इस समय वन डायमेंशनल वाले केस का एक्सटेंशन इस तरह से हो रहा है। ओके, दिस अच्छा, और फिर से मैंने यहाँ पे रिपीट किया है, माना आप किसी मोड की बात कर रहे हैं, अब आपको पता है मोड का मतलब आपको एन एक्स और एन वाई की इंटीग्रल वैल्यू देनी है, बस 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 4 7 9 कुछ भी इंटीग्रल वैल्यूज ली, वो एक मोड है। लेकिन उस पर्टिकुलर मोड, माना आपने एक मोड सेलेक्ट कर लिया, माना ये वाला 2-3, आप इसकी कल्पना ऐसे करें जो भी करें, या इस कल्पना की जरूरत भी नहीं है आपको, आप बोल रहे हैं हाँ एक 2-3 मोड है, लेकिन उस 2-3 मोड के वाइब्रेशन की वेवलेंथ कितनी है वो आपको ये एक्सप्रेशन बताएगा। वेवलेंथ ले लो या के ले लो, के टर्म्स में रिलेशन आसान है, बाद में हम लैम्डा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर वेव का अगर आपको के निकालना है तो आपको इस रिलेशन पे जाना पड़ेगा। मैंने ये रिलेशन फिर से यहाँ पे कॉपी किया, इसी लाइन को फिर से यहाँ पे लिख दिया है, एन एक्स और एन वाई, माना आप 2 और 3 ले रहे हैं, तो एन एक्स की वैल्यू आपको पता है, अब एन वाई की वैल्यू पता है, जो आपका फिजिकल सिस्टम है उसकी डायमेंशंस आपको पता है, उस रेक्टेंगल की लेंथ पता है, तो ये नंबर आप कंप्यूट कर सकते हैं, तो ये आपको के की वैल्यू दे देगा। तो मतलब किसी पर्टिकुलर स्टैंडिंग वेव की जो के वैल्यू है, और के वैल्यू को आप लैम्डा वैल्यू या न्यू वैल्यू भी सोच सकते हैं, के से आप लैम्डा निकाल सकते हैं, उससे न्यू निकाल सकते हैं, तो किसी पर्टिकुलर वेव की जो वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है या के वैल्यू है वो एन एक्स और एन वाई से इस तरह से रिलेटेड होती है। पर्टिकुलर मोड के, इन्हें आप मोड नंबर्स कह सकते हैं, दोनों को मिला के आप एक मोड नंबर कहेंगे, ये एक मोड है। ओके, यहाँ पे मैं एक पॉइंट और रेज करना चाहूँगा, एन एक्स और एन वाई को मैंने यहाँ 0 0 वैल्यू नहीं दी है। ओके, तो मतलब 0 0 तो एक मोड नहीं हो सकता, अगर आप एन एक्स एन वाई दोनों 0 ले लें तो उसका मतलब तो ये होगा आपकी जो ये शीट है ये वाइब्रेट ही नहीं कर रही है। लेकिन इन प्रिंसिपल एन एक्स और एन वाई की में से एक की वैल्यू 0 हो सकती है, जैसे 0 1 एक मोड हो सकता है। 0 1 मोड को आप इस फिगर के टर्म में सोचें, आप ये मैथमेटिकली तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो फिर ये इशू कॉज करता है कि एक भी अगर आपने K1 या K2 में से अगर भी एक भी 0 ले लिया तो पूरा सॉल्यूशन खत्म हो जाता है, पूरा सॉल्यूशन मतलब वाइब्रेशन नहीं है। बट इस फिगर के टर्म में आप सोचें, 2 डायमेंशनल सिस्टम इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है कि यहाँ तो माना एक लूप बन रहा है या 2 लूप, माना एन एक्स की वैल्यू 2 है और एन वाई की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ कोई लूप नहीं बन रहा। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, ये जैसे स्ट्रिंग के वाइब्रेशन होते हैं ना, उसी की बेसिकली 2 डायमेंशनल सिस्टम में 1 डायमेंशन वाला आंसर भी एक तरह से शामिल है। ओके, दिस तो इसको मैं ऐसे लूँगा, आप अगर दोनों एन एक्स और एन वाई दोनों 0 हैं, वो तो मोड नहीं है, पर इनमें से अगर एक 0 है तो आप उसे मोड मान सकते हैं। मैं मान सकते की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप उन्हें भी मोड्स ना माने तो उससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब आप अगर मोड्स इनको कहते हैं कि दोनों नॉन 0 होने चाहिए, कम से कम दोनों 1 से शुरू होने चाहिए, तो वो भी चलेगा। आगे फिगर में और चीज़ आगे क्लियर होगी, ठीक है दिस। तो अब मुझे जो काउंटिंग ऑफ मोड करनी है उसके लिए मुझे फिगर बनाना है। मैं फिर से यहाँ पे मैंने ब्लू पेन से जो लिखा है,
काउंटिंग उतनी आसान भी नहीं है जितनी वन डायमेंशनल केस में है। वन डायमेंशनल केस में क्या था, आपका रिलेशन ध्यान है कितना सिंपल रिलेशन था, k इक्वल टू एन टाइम्स पाई बाई एल, और वहाँ हमने कुछ इस तरह का प्लॉट किया था, एक स्ट्रेट लाइन ली थी जिसको हमने अपना k स्पेस कहा था। उस समय k स्पेस वन डायमेंशनल था और k की अलाउड वैल्यूज़ के बीच पाई बाई एल का डिफरेंस था। एक वैल्यू 3 पाई बाई एल तो अगली वैल्यू 4 पाई बाई एल, अगली वैल्यू 5 पाई बाई एल, अगली वैल्यू 6 पाई बाई एल। तो k एक्सेस के अलॉन्ग जब हमने मोड्स को प्लॉट किया था तो मोड्स के बीच की डिस्टेंस, हर मोड इक्विडिस्टेंट था और डिस्टेंस कितनी थी, पाई बाई एल पाई बाई एल। ये वन डायमेंशनल का बात है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ देखिए, वन डायमेंशन से एक और गुड कंपैरिजन यहाँ पे देखिए। वन डायमेंशन में मुझे ये एक्सप्रेशन मिला था, लेकिन उस वन डायमेंशनल वाले केस में के एक्सप्रेशन को अगर मैं स्क्वायर करता, वहाँ पे स्क्वायर करने का कोई मतलब हमें नज़र नहीं आ रहा था, पर अगर हम स्क्वायर करते तो क्या रिलेशन मिलता, के स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। आप जरा इससे कंपेयर कीजिए तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, दो कॉपीज आ गई हैं, एक x के लिए एक y के लिए, इसी रिलेशन की। n की जगह एक nx, पाई तो कांस्टेंट है उस पर फ़र्क नहीं, l की जगह lx, x एक्सिस के अलॉन्ग का। ऐसे ही एक दूसरा टर्म एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये क्यों मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, यहीं से आपको ये सब पता लग जाना चाहिए थ्री डायमेंशनल केस में क्या होने वाला है। थ्री डायमेंशनल केस में जो इस तरह का रिलेशन मिलेगा, पीछे के जो भी स्टेप्स करके लाएंगे वो रिजल्ट आपको अभी से वो हो रहा चाहिए कि हिंट मिल जानी चाहिए। वो रिजल्ट क्या मिलेगा, के स्क्वायर इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर पाई ओवर एल एक्स होल स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर पाई ओवर एल वाई होल स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर पाई ओवर एल जेड होल स्क्वायर। तो मोड्स का जो बेसिक इक्वेशन है उसको वन डायमेंशनल केस में आप ये ना सोच के वहाँ भी ये सोचें, तो आप पैटर्न देख सकते हैं। हाँ, वन डायमेंशन में ये, टू डायमेंशन में एन की जगह दो एन आ गए, एल की जगह दो अलग अलग लेंथ हो गई एल एक्स एल वाई, तो थ्री डायमेंशन में तीन ऐसे फैक्टर आ जाएंगे। ओके दिस, तो दैट वी विल यूज लेटर दिस। अब जो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वन डायमेंशन में काउंटिंग ऑफ मोड्स के लिए, हमने के स्पेस जिसे कहा था उस एक इस तरह का फिगर बनाया था। ओके, इफ यू रिमेंबर, ये था मेरा काउंटिंग ऑफ मोड्स, हमने इस फिगर की मदद से की थी। अब की बार जो फिगर है वो हमारा टू डायमेंशनल बनेगा। मैंने वो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क पॉइंट्स इन अ स्क्वायर ग्रिड। आप जैसे ग्राफ पेपर होता है ना, मैं साथ साथ यहाँ पे भी करता हूँ। ये आपने अभी मैंने किसी चीज़ का नाम नहीं रखा, किसी एक्सेस का नाम नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। ये जैसे आपका ग्राफ पेपर होता है ना, ये ग्राफ पेपर है और ये ग्राफ पेपर में लाइंस हैं, माना आप वो जो एक एक सेंटीमीटर पे जो लाइंस होती हैं उनको देख रहे हैं, ये छोटी वाली लाइंस को नहीं देख रहे हैं, एक एक सेंटीमीटर पे। तो इसमें ये जो हर एक पॉइंट है जो इन लाइंस के इंटरसेक्शन से बना, इसको आपने ओरिजिन माना, और ये इंटरसेक्शन का हर एक पॉइंट है, इनको अगर आप कोऑर्डिनेट्स असाइन करें, ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप कहेंगे एक्सिस के अलॉन्ग 1 पे 1 0, ऐसे ही ये 2 0, ऐसे ही ये 3 0, ऐसे ही ये 4 0, ये वाला पॉइंट 0 1, ये वाला पॉइंट 0 2, ओरिजिन का भी लिखना चाहिए मुझे 0 0 0 3, और ये पॉइंट 1 1, ये 2 1 3 1 4 1, ऐसी ये पॉइंट हो जाएगा 1 2, सॉरी 1 2, और ये 2 2 एंड सो ऑन। ओके, हर पॉइंट के साथ आप दो नंबर एसोसिएट कर रहे हैं। मोड को डिस्क्राइब करने के लिए भी तो मुझे दो नंबर चाहिए। ये फिगर मैं मोड्स को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, रिप्रेजेंट कर दिया। इनफैक्ट ये हर एक पॉइंट जो है इसमें एक मोड है, ये एक मोड है। ये क्यों, इस पॉइंट के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 1, तो ये जो 1 और 1 मैंने लिखा है, इनको आप सोचिए ये nx और ny की वैल्यू थी। एक्चुअली ये nx और ny की वैल्यूज़ हैं। ये अगर इस पॉइंट के लिए 3 3, तो nx की वैल्यू भी 3 है, ny की वैल्यू भी 3 है। इस पॉइंट के लिए x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, ये 2 3 मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 3 मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हर एक पॉइंट जो है ये मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही पॉइंट्स मोड्स हैं। अगर आप यहाँ पे इस फिगर में यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे ही मार्क कर दें, ये मोड नहीं है, यूनिट, इसीलिए मैंने ये यूनिट इंटरवल वाला ग्राफ लिया, और उसमें जो ये पॉइंट्स हैं, जो ग्रिड लाइंस जिन्हें हम कहते हैं, ये ग्रिड लाइंस हैं। तो ग्रिड लाइंस के इंटरसेक्शन से जितने पॉइंट बन रहे हैं, ये हर एक पॉइंट एक मोड है। तो मैं इनको रेड से मार्क करूं तो ये एक मोड है, ये एक मोड है, ये एक मोड है, ये मोड है, ये सब मोड है, अलग अलग मोड्स। अब ये पॉइंट 0 0 है, 0 0 मोड नहीं होता है, तो इसको मैं काट देता हूँ, ये मोड नहीं है। अब यहाँ पे वही सवाल आता है, क्या आप केवल एक, अगर nx या ny में से केवल एक 0 है, उसको मोड मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो उसके हिसाब से अगर आप माना ny की वैल्यू 0 है, 1 0, इसको मोड मानते हैं तो इसको भी आप वो कर देंगे, ये सब भी मोड्स हो जाएंगे। और नहीं मानते हैं तो ये वाले लाइंस आपकी मोड्स नहीं बनेंगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हमारी आगे की कैलकुलेशन पे इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट लेट्स से हम इनको भी मोड्स की तरह ट्रीट कर लें। ओके दिस,
इनको भी आप मोड्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और ना करना चाहें तो इन पॉइंट्स को छोड़ देना, बट ये बीच के जितने पॉइंट्स हैं ये हर एक पॉइंट क्या है, एक मोड। अच्छा, थोड़ा और क्लियर करना पड़ेगा, ये फिगर एक्चुअली एनएक्स के टर्म में नहीं है। ये जो फिगर हमने बनाया है, इस यहाँ पे अगर आप देखें इस फिगर में, जो आपको स्कैन करके जो पीडीएफ मिलेगी, ये के स्पेस में फिगर है। के स्पेस में फिगर मतलब के दो कंपोनेंट्स हैं, के एक्स और के वाई। तो ये जो दो एक्सेस हैं ये एक्चुअली के एक्स और के वाई की एक्सेस हैं, के एक्स और के वाई की। तो अब फिर से इस रिलेशन को देखिए, रिलेशन हमें ये मिला था के एक्स या के वन जो भी आप लिखें वो एन एक्स पाई ओवर एल एक्स के बराबर होता है। तो जैसे इस पॉइंट को देखें, ये वाला पॉइंट, या इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इस लाइन के अलॉन्ग, इनके लिए एन एक्स की वैल्यू 1 है, 1 1 1, वाई एन वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, एन एक्स की वैल्यू 1 है। तो एन एक्स की वैल्यू अगर आप 1 रखें तो के एक्स की वैल्यू कितनी बन रही है, पाई बाई एक्स। के स्पेस में ये फिगर है, एन एक्स का फिगर नहीं है, ये एक्सिस एन एक्स नहीं है, ये एक्सिस के एक्स है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये पाई बाई एल एक्स है। ऐसे यहाँ से यहाँ तक की अगली डिस्टेंस भी कितनी है, पाई बाई एल एक्स। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली यूनिट डिस्टेंस तो उस तरह से दिख रहा था, बट ये जो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है के स्पेस में, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पाई बाई एल एक्स है। इसको समझने का एक दूसरा तरीका ये हो सकता है, जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हैं आप स्केल लेते हैं, स्केल फैक्टर, तो मैंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो स्केल फैक्टर लिया है, ये दो पॉइंट्स माना एक्चुअल ग्राफ में 1 सेंटीमीटर दूर हैं, पर आपने एक यूनिट 1 सेंटीमीटर बेसिकली पाई अपॉन एल एक्स के बराबर है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये यहाँ से अगला पॉइंट जो है इसके बीच की डिस्टेंस एक्चुअली पाई बाई एल एक्स है। ग्राफ में तो आपको 1 सेंटीमीटर दिखेगी, पर 1 सेंटीमीटर को आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना समझना है, पाई बाई एल एक्स। ऐसे ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमिलरली जो पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस इस रिलेशन के कारण के वाई कितना है, एन वाई पाई ओवर एल वाई। आप एक पॉइंट से उससे ऊपर वाले पॉइंट पे जाते हैं किसी पे भी, तो एन वाई की वैल्यू 1 बढ़ती है, तो एन वाई की वैल्यू में अगर 1 का चेंज हो तो के वाई की वैल्यू में कितना चेंज होगा, पाई अपॉन एल वाई। मतलब इस एक्सिस के अलॉन्ग आपने के वाई को प्लॉट किया है, और ये जो डिस्टेंस है पाई अपॉन एल वाई के बराबर, ये स्केल फैक्टर की तरह आप सोचें। ओके, इसका मुझे एडवांटेज क्या हुआ, मैं सीधे बिना इस चीज़ को किए भी कर सकता था, बिना इस तरह का स्केल लिए। इसका एडवांटेज क्या हुआ, ये जो फिगर है ये इसमें स्क्वायर जैसे फिगर्स बन रहे हैं। ओके, 1 1 1, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये 1 एक्चुअली करस्पॉन्ड्स टू पाई बाई एल एक्स, और ये 1 करस्पॉन्ड्स टू पाई अपॉन एल वाई। ओके, दिस, तो ये फिगर इसका काउंटर पार्ट है। 1 डायमेंशन में जो ये फिगर बन रहा है आप देखिए, ज़्यादा कुछ वैसे चेंज नहीं हुआ है। यहाँ किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की, दो मोड्स के बीच की डिस्टेंस पाई अपॉन एल थी, यहाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोड्स के बीच की डिस्टेंस पाई अपॉन एल एक्स है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोड्स की डिस्टेंस कितनी है, पाई अपॉन एल वाई। तो यहीं से फिर आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल केस में क्या करना होगा, एक थर्ड एक्सिस भी होगी जो इनके परपेंडिकुलर होगी, और उसमें भी पॉइंट्स होंगे, और तब ये हमारा ग्रिड केवल स्क्वायर ग्रिड ना बन के हमारा क्यूब जैसे बनेंगे, क्यूब्स 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 क्यूब्स। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होगी वो पाई अपॉन एल जेड। ओके, पर अभी फिर यहीं लौटे हैं, मैं इस पॉइंट को फिर से रीड कर लेता हूँ। मार्क पॉइंट्स इन अ स्क्वायर ग्रिड, इस तरह के स्क्वायर ग्रिड में हमने पॉइंट्स मार्क किए। ईच पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू अ वैल्यू ऑफ एन एक्स हो रहा है, हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप एन एक्स और एन वाई की वैल्यू सोचिए। ये अगर ये 2 2 है तो एन एक्स की वैल्यू 2, एन वाई की वैल्यू 2, तो इसका मतलब, और एन एक्स और एन वाई की एक वैल्यू मतलब एक मोड की बात हो रही है। तो ईच पॉइंट इन दिस के स्पेस, इसको हम के स्पेस कह रहे हैं, ईच पॉइंट इन दिस के स्पेस, पहले मैं आगे पढ़ लूँ, रिप्रेजेंट सम मोड। ये एक मोड है, ये एक मोड है, ये एक मोड है, ये एक मोड है, ये हर एक पॉइंट एक मोड है। ओरिजिन मोड नहीं है, इन पॉइंट्स को आप मोड मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दिस। लेकिन अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, ये के स्पेस का जो मैंने फिगर बनाया है ये एक 2 डायमेंशनल स्पेस है, ये 2 डायमेंशन में एक फिगर बन रखा है, 2 डायमेंशनल स्पेस दिस टाइम से मेरा मतलब ये है जब मैं 3 डायमेंशन में के स्पेस में फिगर प्लॉट करूँगा तो वो 3 डायमेंशनल बन जाएगा। लेकिन ये फिजिकल स्पेस नहीं है, ये आपको डिफ्रेंशिएट करना आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये एक्चुअल फिजिकल सिस्टम था, और ये एक मैथमेटिकल उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट निकला है, ये के स्पेस में फिगर है। ओके, दोनों में कुछ रिलेशन है, एक से दूसरा कनेक्टेड है, बट ये एक्चुअल फिगर नहीं है, एक्चुअल दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन है। एक्चुअल दुनिया में वाइब्रेशन इस सिस्टम के हो रहे थे। ओके, फिजिकल सिस्टम, मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन। ओके, दिस। अच्छा, तो दिस। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने लिखी है, ठीक है, इसमें हर एक पॉइंट एक मोड को करस्पॉन्ड करता है, पर अगर आप इस ग्रिड को देखते, ग्रिड आप ऐसे बनाते हैं, ओरिजिन कहीं पे लेते हैं, तो ये ग्रिड ओरिजिन के चारों क्वाड्रेंट में एक्सटेंड होता है वैसे तो, लेकिन हमारे जो मोड्स हैं वो केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स हैं, केवल वो, ये वाला पॉइंट ग्रिड में, ये वाला पॉइंट भी बनता है जो ओरिजिन के इस तरफ को है, माने हमारी एक्सिस लाइन्स ये रेड वाली हैं, ये और ये, तो ग्रिड तो आपका यहाँ भी बनता है और यहाँ भी बनता है और यहाँ भी बनता है, लेकिन हमने केवल ये वाला पार्ट लिया। क्यों? मैथमेटिकली बड़ा आसान है। इन पॉइंट्स के अगर आप एन एक्स और एन वाई लिखेंगे तो वो नेगेटिव बनेंगे, कम से कम एक नेगेटिव, जैसे यहाँ एन एक्स नेगेटिव हो जाएगा,
इस क्वाड्रेंट में एन वाई नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और एन एक्स और एन वाई की अलाउड वैल्यूज़ केवल पॉजिटिव होती हैं। ये पॉइंट मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर रिट्रीट करूँगा। ये मैथमेटिकल कंडीशन जो है, क्योंकि के को पॉजिटिव ही होना है, वेव वेक्टर या उसके कंपोनेंट्स पॉजिटिव ही होंगे, तो इसलिए वो, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड होते हैं, पॉजिटिव का मतलब वो मैग्नीट्यूड होते हैं, चाहे के है, चाहे K1 है, चाहे K2 है, वो केवल मैग्नीट्यूड्स हैं, तो उन्होंने पॉजिटिव होना है, तो उन्होंने अगर पॉजिटिव होना है तो N1 भी क्या होगा दिस। और दूसरी तरह से सोच सकते हैं, N1 N2 बेसिकली नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो नंबर ऑफ लूप्स, ओके, तो ये पॉजिटिव, तो इसीलिए ये फिगर मैंने केवल एक क्वाड्रेंट का दिखाया है, बाकी 3 क्वाड्रेंट हमने यहाँ छोड़ दिए हैं, ओके दिस। तो ईच पॉइंट इन दिस के स्पेस, इस ग्रिड का हर एक पॉइंट जो है, इट रिप्रेजेंट्स ए मोड बट ओनली इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ओके। तो उस वाई का आंसर मैंने आपको दे दिया है। तो अब हमारा सवाल क्या था, क्यों ये सारा हम कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में स्टडी कर क्यों रहे हैं हम, डेंसिटी ऑफ मोड्स इन के स्पेस, के वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेंसिटी ऑफ मोड्स निकालना चाह रहे हैं, मतलब कुछ इस तरह की काउंटिंग करना चाह रहे हैं, डीएन, जिसको रो के डी के लिखेंगे, जो कि बेसिकली होगा नंबर ऑफ पॉइंट्स बिटवीन के एंड के प्लस डी के, मतलब के की किसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जितने पॉइंट्स हैं और के की वैल्यू दूसरी स्लाइटली डिफरेंट वैल्यू के प्लस डी के, उनके करस्पॉन्डिंग जितने पॉइंट्स हैं, तो उन दोनों के बीच के पॉइंट्स को हम काउंट करना चाह रहे हैं। 1 डायमेंशनल केस में मैं उसे विंडो कहता हूँ, यहाँ भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है, पर यहाँ विंडो नहीं है एक्चुअली, यहाँ स्लाइटली डिफरेंट चीज़ की बात होगी, जैसे तो हमें ये काउंटिंग करनी है, डेंसिटी ऑफ मोड्स निकालना है, ओके। सो वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ पॉइंट्स बिटवीन के एंड के प्लस डी के इन दिस के स्पेस। इस के स्पेस में के करस्पॉन्डिंग कितने पॉइंट्स हैं और के की वैल्यू को थोड़ा बढ़ाएं तब कितने पॉइंट्स हो गए, उनको डिफरेंस हमने लेना है। माना के की किसी तरह से, अभी मैंने आपको तरीका नहीं बताया, के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 17 पॉइंट हैं और के प्लस डी के करस्पॉन्डिंग 20 पॉइंट्स हैं, तो के से लेकर के प्लस डी के बीच 20 माइनस 17 3 पॉइंट्स हैं, कुछ हमें ये काउंटिंग करना है। बट कैसे, के करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, पहले के करस्पॉन्डिंग के कौन से पॉइंट्स हैं और फिर के प्लस डी के करस्पॉन्डिंग के कौन से पॉइंट्स हैं। पॉइंट तो क्लियर हो गया, एक एक पॉइंट इस फिगर में एक एक मोड है, वो तो क्लियर है, तो लेकिन वो कैसे करस्पॉन्डेंस करेंगे, वो फिर से उसी इक्वेशन को मैंने लिखा है, एन एक्स का फैक्टर मैं फिर से अंदर ले आया हूँ, फिर से वही चीज़ आ गई, ये चीज़ K1 है, या K1 या KX, और ये KY। आपने जो फिगर प्लॉट किया है उसकी 2 एक्सिस एक्चुअली KX और KY हैं, अभी मैं इसको और यहाँ पे समझाऊंगा, बट ये KX और KY हैं, 2 वेरिएबल्स जो X और Y एक्सिस की तरह काम कर रहे हैं, उनका स्क्वायर बराबर सम K स्क्वायर। ये तो सर्कल की इक्वेशन है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखा था, व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ के, ज्योमेट्री मतलब कर्व। 1 डायमेंशनल केस में ये आपको ये फिगर मिला था, के की अलाउड वैल्यूज़ एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग लाई करती हैं। इस समय ये कंडीशन जो है ये तो ऐसी है, मैथमेटिकली ये कंडीशन तो ऐसी है, तो ये तो सर्कल की इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर, अगर इनका नाम एक्स और वाई होता सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू आर स्क्वायर। के स्पेस में ये जो कंडीशन है एन एक्स और एन वाई पे, ये एक्चुअली एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। एन एक्स और एन वाई की वैल्यू, एक मोड की वैल्यू पर्टिकुलर के वैल्यू से, या के की वैल्यू एन एक्स और एन वाई मोड की वैल्यू से एक सर्कल से रिलेटेड है। तो इस समय हम सर्कल की बात करनी है, इसको थोड़ा और क्लियरली समझिए। माना एन एक्स पाई ओवर एल एक्स को मैं कैपिटल एन एक्स लिखता हूँ, वैसे ये कैपिटल एन एक्स मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, ये बेसिकली वही वेरिएबल है जिसका नाम के एक्स है, के एक्स ही इतना है, बट थोड़ी देर के लिए इसे मैं एन एक्स लिखता हूँ और ऐसी एन वाई पाई ओवर एल वाई को दिस। तो ये इक्वेशन जो है के स्क्वायर बराबर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर। फिर से वही मैं ग्रिड बनाऊँ एन एक्स और एन वाई के रेस्पेक्ट में, एन एक्स और एन वाई को मैं इंटीग्रल सोच के अगर एक ग्रिड बनाऊँ, ठीक है, वैसे एन एक्स और एन वाई इंटीग्रल नहीं होंगे, क्यों, एन एक्स स्मॉल एन एक्स इंटीग्रल है और पाई अपॉन एल एक्स नॉन इंटीग्रल होगा, तो मल्टीप्लाई करके आपको इंटीग्रल नहीं मिलने वाला है। बट स्टिल इस फॉर्म में आपको क्लियरली दिख रहा है, हाँ एक एक्सिस को एन एक्स सोचूं और दूसरे एक्सिस को एन वाई सोचूं, तो ये तो सर्कल की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, एक्चुअली चाहे स्मॉल एन एक्स की बात करें या कैपिटल एन एक्स की बात आप करें या के एक्स की बात करें, वो डिस्क्रीट है। के एक्स का एक्सप्रेशन आपका है ये के एक्स एन एक्स पाई ओवर एल एक्स, के एक्स की वैल्यू या तो 1 पाई ओवर एल एक्स होगी या 2 पाई ओवर एल एक्स होगी या 3 होगी, मतलब के एक्स एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, कुछ खास वैल्यू ही ले सकता है। इनफैक्ट वो जो पिछले वाला फिगर है उसमें या तो वो ये वाली वैल्यू लेगा या ये वाली या ये वाली या ये वाली या ये वाली। लेकिन जब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वेशन लिखते हैं, उसको सर्किल इंटरप्रेट करते हैं, तो एक्स और वाई कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टिंक्शन आता है कि हमारा जो एक्चुअल वेरिएबल के एक्स और के वाई हैं वो तो डिस्क्रीट हैं, लेकिन हम आइडिया कंटिन्यूस केस का लगा रहे हैं। उसका नोशन ये है, हमें ये फिगर एक्चुअली ना बहुत हम छोटे स्केल पे देख रहे हैं। अगर आप लार्ज स्केल पे इस फिगर को देखें तो आपको ये जो ग्रिड लाइंस हैं ये ऐसी दिखेंगी, ऐसी 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 ऐसी, ये,
और फिर ये मोड्स अगर आप हर इंटरसेक्शन पॉइंट को एक डॉट से ट्रीट कर रहे हैं और इस फिगर को आप और दूर से देखें, और दूर से मतलब और बड़ा फिगर आप देख रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट्स लगभग क्या लगेंगे, कंटिन्यूस। इस फिगर में देखने में तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको डिस्क्रीट लगता है, ये अलग मोड्स, लेकिन अगर आप लार्ज नंबर ऑफ मोड्स को एक साथ देख रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ मोड को मतलब बहुत बड़ा ये वाला फिगर देख रहे हैं, इतने ही ग्राफ में मैंने ये बहुत सारा वो n बराबर 50,000 वाला पॉइंट यहाँ पे है, nx बराबर 50,000 वाला, और ऐसी ny बराबर 50,000 वाला पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं 50,000 ग्रिड लाइंस खींचूँ और यहाँ से यहाँ तक 50,000 ग्रिड लाइंस खींचूँ और हर इंटरसेक्शन पॉइंट को एक डॉट से मार्क करूँ, तो अब आपको लगेगा अरे ये डॉट्स तो क्या है, कंटिन्यूस। तो इसलिए हम ट्रीट कर सकते हैं जित ऑर्डिनरी फिजिकल डायमेंशंस के सिस्टम के लिए भी, अगर बहुत छोटा फिजिकल सिस्टम भी आपने लिया, इतनी सी मेम्ब्रेन भी अगर आपने ली, तो इसके लिए जब आप एक्चुअल कंप्यूटेशन करेंगे तो आप पाएंगे nx और ny की वैल्यू बहुत लार्ज होती है। तो इसीलिए इस डिस्क्रीट वेरिएबल होने के बजाय मैं इसे क्या ट्रीट कर सकता हूँ, कंटिन्यूस। तो फिर तब तो ये समझना आसान है, अरे ये तो सर्किल की इक्वेशन है। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये नाम में कुछ भी रखता, नाम ये रखने की वैसे जरूरत भी नहीं थी, मैं और डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। kx² प्लस ky² इक्वल टू k², एक एक्सिस kx हो गई, एक ky हो गई, उनको हम कंटिन्यूस वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस कितना बन रहा है, k। आपको जो वेव दे रखी है ये k उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। मैथमेटिकली हमने kx और ky उसके कंपोनेंट्स लिए और उनको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, वो सेकेंडरी है, पर जो एक्चुअल वेव है उसका वेव वेक्टर k है। तो ये k इस फिगर में एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपकी एक एक्सिस का नाम kx या इस समय जिसका नाम मैंने कैपिटल NX रखने की कोशिश की, और दूसरे एक्सिस का नाम ky या जिसका नाम इस समय मैंने कैपिटल NY रखने की कोशिश की, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सर्कल के रेडियस का स्क्वायर होता है। तो ये जो k है ये रेडियस है एक सर्कल का। तो अगर जो हम बात कर रहे हैं, हमें काउंटिंग करनी है k से लेकर k प्लस dk तक के मोड्स की, तो k के करस्पॉन्डिंग एक सर्किल होगा और k प्लस dk के करस्पॉन्डिंग एक सर्किल होगा। इसको आप इस तरह सोचिए, यहां तक जितने पॉइंट्स कवर हो गए, यहां तक, यहां अंदर भी पॉइंट्स होंगे, मैं पॉइंट्स को ग्रिड की तरह नहीं दिखा रहा हूं, पर वो सोचिए अरेंजमेंट में ऐसे नहीं है, रैंडम नहीं है, लेकिन अब मैं इतने सारे पॉइंट्स ऐसे नहीं दिखाना चाह रहा हूं। ये k वेव वेक्टर तक कितने मोड्स हैं वो इसके अंदर के पॉइंट्स आप काउंट कर लो। k प्लस dk तक के कितने मोड्स हैं वो ये अगेन ध्यान कीजिए, सर्किल तो ये पूरा है, ये पूरा सर्किल बनना है, लेकिन हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मोड्स को मानते हैं, यहाँ जो पॉइंट्स हैं वो मोड्स नहीं है। तो हमें तो मोड्स की काउंटिंग करने हैं, इसलिए हम सर्किल का सेगमेंट केवल देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब हम हमारा फिर से सवाल पे लौटते हैं, सवाल ये था कितने मोड्स हैं k और k प्लस dk के बीच। तो क्योंकि ये इक्वेशन एक सर्किल की इक्वेशन है, k स्पेस में ये एक सर्किल की इक्वेशन है, तो k तक के मोड्स, ये जो सर्किल का ये सेगमेंट बना, इसके अंदर जितने पॉइंट्स आए वो k तक के मोड्स हैं। और फिर आपने k प्लस dk थोड़ा हायर रेडियस का एक और सर्किल बनाया, k माना 3 था और k प्लस dk माना 3.1 था, 3 यूनिट का एक सर्किल बनाया, 3.1 यूनिट का एक सर्किल बनाया, सर्किल का केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट का पार्ट प्लॉट किया। तो 3 से लेकर 3.1 वाले सर्किल के बीच जितने पॉइंट्स होंगे ये हैं नंबर ऑफ मोड्स बिटवीन k एंड k प्लस dk। तो ज्योमेट्रिकली हमें काउंटिंग ये करनी है। ये इक्वेशन एक सर्किल की इक्वेशन है। तो k स्पेस में मैंने ये जो फिगर बनाया इसी फिगर को इस्तेमाल करना है, बट इस फिगर में अब मुझे एक सर्किल k रेडियस का लेना है, एक सर्किल k प्लस डी के रेडियस का लेना है, उनके बीच के पॉइंट्स की अब मुझे काउंटिंग करनी है। मुझे इससे मतलब नहीं है, ये पार्ट से मुझे मतलब नहीं है, मेरे को कल ये काउंट करना है यहाँ कितने पॉइंट्स हैं। सो ये आइडिया आप समझ लें, और 3 डायमेंशन में आप इसी को सीधे सीधे एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 डायमेंशन में सर्किल के बजाय k² बराबर kx² प्लस ky² प्लस kz², स्फीयर की बात हो रही है, एक स्फीयर k रेडियस का, एक स्फीयर k प्लस डी के रेडियस का, और उनके बीच जितने पॉइंट्स आएंगे, और पॉइंट्स उस समय स्क्वायर ग्रिड नहीं होगा, उस समय क्यूब ग्रिड होगा, 3 डायमेंशन में ग्रिड होगा, बट द आइडिया इज एक्सटेंडेड। बट फिर से हम अपने डिस्कशन पे लौटें, तो हमें जो काउंटिंग करनी है कि कितने मोड्स k और k प्लस डी के बीच एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारा अभी तक सवाल उस तरह से था, इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ था, सवाल की फॉर्म में लिखा हुआ था कितने, तो अब आप कह रहे हैं ये काउंट कर लो, दिस नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द फर्स्ट पॉजिटिव क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता पॉजिटिव क्वाड्रेंट, इस पॉजिटिव क्वाड्रेंट में सर्किल ऑफ रेडियस k और सर्किल ऑफ रेडियस k प्लस डी के बीच जितने पॉइंट्स हैं उतने ही मोड्स हैं, हर एक पॉइंट एक मोड है। तो अब मुझे ये काउंट करना है, ओके। लेकिन अभी भी एक काउंटिंग का सवाल बचा है, ये मोड्स काउंट कैसे करोगे भाई? अगर आपको एग्जैक्ट k की वैल्यू दी होती है और k प्लस डी की वैल्यू दी होती है, तो आप 2 सर्कल्स बनाते इस फिगर में, इस वाले, ये अब मैंने शॉर्ट में इसमें मोड्स नहीं दिखाए हैं, ये वाला फिगर है, इसमें k रेडियस का सर्किल k प्लस डी का सर्किल में बना देता, ये
लेकिन के की वैल्यू तो मुझे दे नहीं रखी है। माना के की वैल्यू कम है 3.1, तो शायद सर्कल्स ऐसे बनेंगे। के की वैल्यू 10 और 10.1 है, तब तो ऐसे बनेंगे सर्कल्स। मेरे को के की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रखी है कि 3 और 3.1 के बीच या 7 और 7.1 के बीच। मेरे को तो जनरल पूछा गया है के और के प्लस डी के बीच। तो इसको कैसे करेंगे? अब एक और इन्फॉर्मेशन जो पीछे के फिगर में थी, उसको मैंने यहाँ तक के लिए पॉज किया था, मैं वहाँ पे भी बता सकता था। एक मोड जो है वो इस 2 डायमेंशनल फिगर में एक पॉइंट या एक मोड या जिसे आप एक स्टेट कह सकते हैं, वो के स्पेस में इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। कैसे? इस चीज़ को समझ लें। माना आपने ये इस वाले स्क्वायर को देखो, के स्पेस में ये एक स्क्वायर बन रहा है। इस स्क्वायर के चारों पॉइंट पे एक एक मोड है, ये एक मोड है, ये एक मोड है, ये एक मोड है, ये एक मोड है। लेकिन ये वाला मोड जो है, माना इस पर्टिकुलर मोड पे आप कंसंट्रेट करें, ये मोड खुद 4 स्क्वायर्स में शेयर हो रहा है। ये मोड इस स्क्वायर में भी हिस्सेदारी कर रहा है, और ये इस वाले में भी, और इस वाले में भी, इस वाले में भी। तो आप इसे ऐसे सोच सकते हैं, एक मोड, एक पॉइंट की तरह सोचें, मोड ना बोलें। एक पॉइंट जो है वो 4 स्क्वायर्स में शेयरिंग होती है। तो ऑन एवरेज एक पॉइंट एक स्क्वायर में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/4। एक पॉइंट 4 स्क्वायर्स में शेयर हो रहा है। तो एक पॉइंट को अगर आप बांटें तो 1/4 हिस्सा यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ। एक पॉइंट एक स्क्वायर में 1/4 कंट्रीब्यूट करता है। और खुद एक स्क्वायर में इस तरह के कुल कितने पॉइंट्स हैं? 4। 1/4 इसने कंट्रीब्यूट किया इस स्क्वायर के लिए, 1/4 इसने कंट्रीब्यूट किया इस स्क्वायर के लिए, 1/4 इसने किया, और 1/4 इसने किया। तो कुल मिला के औसत तौर पे अगर आप देखें तो एक स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग एक मोड है। ये आइडिया ऐसा ही है जैसा जब आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में वो काउंटिंग करते हैं, जो आपके यूनिट सेल्स वगैरह होते हैं, उसमें एक एटम कितनी जगह शेयर हो रहा है। तो इस समय इस 2 डायमेंशनल फिगर में, ओके मैं इसको और वो दिखाता हूँ। लेट मी ड्रॉ दिस फिगर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। माना इस फिगर का कहीं का मैं बीच का हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ, मैं मोड्स का नंबरिंग बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपका फिगर बना। माना ये बना आपका फिगर, ये हर पॉइंट एक मोड है, लेकिन अभी मैं सारे पॉइंट्स नहीं दिखा रहा, अभी मैंने केवल ये वाला पॉइंट मार्क किया, एक मोड। तो मैं ये काउंटिंग करना चाह रहा हूँ, एक स्क्वायर से संबंधित ऑन एवरेज कितने मोड्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है एक स्क्वायर के साथ 4 मोड हैं, क्योंकि ये मोड जो है ये एक्चुअली 4 जगह शेयरिंग कर रहा है, इस स्क्वायर में भी, इस स्क्वायर में भी, इस स्क्वायर में भी, इस स्क्वायर में भी। तो औसत तौर पे एक मोड एक स्क्वायर में 1/4 कंट्रीब्यूट करता है। तो 1/4, माना मैं इस स्क्वायर के लिए कंप्यूटेशन कर रहा हूँ, इस स्क्वायर में इसने 1/4 कंट्रीब्यूट किया, तो ऐसे ही 1/4 ये वाला भी कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी 4 जगह शेयर्ड होगा। इस स्क्वायर में ये भी 1/4 ला रहा है, ये भी 1/4 ला रहा है, ये भी 1/4 ला रहा है, ये भी 1/4 ला रहा है। तो 1/4 4 बार मिला के क्या हो गया? 1। कुल मिला के बात ये है, औसत तौर पे इस फिगर में अगर आप देखें तो एक स्क्वायर एरिया जो है, इतना बड़ा जो एरिया है, उसके साथ आप एक मोड एसोसिएट कर सकते हैं। ऑन एवरेज इस फिगर में एक जो स्क्वायर है दैट करस्पॉन्ड्स टू 1 मोड। एक मोड मतलब एक रेक्टेंगल का, एक स्क्वायर का जो एरिया बन रहा है उससे एसोसिएट कर सकते हैं। और अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, इस स्क्वायर को साइड, तो जब मैं स्क्वायर कह रहा हूँ 1 1, एक्चुअली ये साइड 1 1 नहीं है। आपको स्केल फैक्टर अगर ध्यान हो, इस साइड की हर एक साइड की लेंथ थी π/lx और इस साइड की लेंथ थी π/ly। ये फिगर फिर से देखिए, ये ग्राफ में तो यूनिट डिस्टेंस पे इन पॉइंट्स को मार्क किया था, लेकिन एक्चुअली इन पॉइंट्स के बीच की स्केल फैक्टर के कारण जो डिस्टेंस थी वो कितने क्या थी? π/lx। इसको इस तरह से सोचिए, यहाँ पे मैं इसमें और ज़्यादा तो नहीं जाऊँगा, बट एक्चुअली इस तरह से ही फिगर बनाने से क्या हुआ, हमारा फिगर जो है वो सर्कल का बना। अगर मैं इस स्केल फैक्टर का ध्यान नहीं रखता तो ये फिगर सर्कल के बजाय एक्चुअली बनता इलिप्स का हिस्सा। इलिप्स के भी 4 वो होते, इलिप्स का हिस्सा। ये कैलकुलेशन मैं इलिप्स के साथ भी कर सकता हूँ, पर ज़्यादा आसान ये कैलकुलेशन होती है अगर हम स्क्वायर के साथ ये कैलकुलेशन करें। लेकिन स्क्वायर्स में आपको ये ध्यान रखना है, ये फिगर देखने में स्क्वायर लग रहा है, लेकिन एक्चुअली के स्पेस में इसका जो वॉल्यूम है π/lx π/ly। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, ये जो मैंने एनालिसिस किया इससे पता लगा एक मोड जो है वो औसत तौर पे कितना एरिया इस तरह के फिगर में ऑक्यूपाई करता है। एक मोड ऑक्यूपाई करता है π/lx × π/ly एरिया। माना इस एरिया को मैं स्मॉल ए लिख दूं थोड़ी देर के लिए, स्मॉल ए, जस्ट एक नाम दे दिया मैंने, ओके दिस। तो अब हमारा काम आपको पता लग गया होगा क्या करना है। आपने ये कंस्ट्रक्शन की के रेडियस k + d के, आपको यहाँ के नंबर ऑफ मोड्स काउंट करने हैं, कितने पॉइंट्स यहाँ आ रहे हैं। आप पॉइंट्स ऐसे काउंट मत करो, आप इस एरिया को निकाल लो। ज्योमेट्रिकल ये एरिया बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया घटाना है, और पूरा सर्कल भी नहीं है, उसका केवल 1/4 है, तो वो हम कर लेंगे। ये एरिया माना आपने निकाल दिया,
और इस एरिया को मैं निकाल के अभी निकाल लेंगे, माना मैं इस एरिया को ए कहता हूँ। तो अगर स्मॉल ए एरिया में एक मोड आता है तो कैपिटल ए एरिया में कितने मोड आएंगे? फॉर एग्जाम्पल माना ये स्मॉल ए 3 के बराबर बना, मतलब 3 यूनिट एरिया में ऑन एवरेज इस फिगर में एक मोड है, और ये वाला एरिया आपने कंप्यूट किया और ये बना 18, तो इसका मतलब 3 छक्के 18, यहाँ ऑन एवरेज 6 मोड होंगे, क्योंकि एक मोड लगभग कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है? 3 यूनिट। जनरल केस में एक मोड ऑन एवरेज स्मॉल एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये एरिया अगर हमने कैलकुलेट करके निकाला और ये कैपिटल ए है, तो इसके अंदर कितने मोड्स, कितने पॉइंट्स ऑन एवरेज होंगे? कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। यही चीज़ करनी है। तो आपको काउंटिंग ऐसे नहीं करनी है 1 2 3 4 5, के रेडियस का सर्कल, के प्लस डी के रेडियस का सर्कल। सर्कल के रेडियस आपको पता है, तो ये जिसे हम एनुलर स्ट्रिप कहते हैं, इसका एरिया आप निकाल सकते हैं, और इसके एरियाज को ऑन एवरेज एक मोड जितना एरिया ऑक्यूपाई करता है वो, और वो हम आर्ग्यू कर चुके हैं कि एक मोड ऑन एवरेज एक स्क्वायर को के बराबर कंट्रीब्यूशन कर लेता है, लेकिन एक स्क्वायर का मतलब है पाई अपॉन एल एक्स इंटू पाई अपॉन एल वाई। ओके दिस, सो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, जिस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा था ये मैं जस्टिफाई कर चुका हूँ। सिंगल पॉइंट या मोड स्पेस, इस के स्पेस में, ये एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है, इसके ये के स्पेस है, के स्पेस केवल एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन है, ये एक्चुअल फिजिकल स्पेस नहीं है, लेकिन इस स्पेस में एक मोड जो है इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, पाई ओवर एल एक्स दिस। यहीं से मैं 3 डायमेंशनल का जनरलाइजेशन भी आपको देना चाहूँगा, पाई ओवर एल एक्स इंटू पाई ओवर एल वाई इंटू पाई ओवर एल जेड, लेकिन अभी के लिए मैं माना इसे स्मॉल ए कहता हूँ के स्पेस में। तो अब ये इन दो स्ट्रिप्स के बीच का एरिया, दो सर्कल्स के बीच का एरिया, वो भी केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर ये कैपिटल ए है तो नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं, जो हमारा सवाल था कितने मोड्स या कितनी स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं के और के प्लस डी के बीच, तो वो नंबर आप ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, इसे छोड़ दो, तो माना उस नंबर को मैं डी एन लिखूँ, और ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्लैरिटी के लिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये नंबर ऑफ मोड्स हैं के से लेकर के प्लस डी के बीच, तो वो कितना होगा? ये एक्सप्रेशन देखो, ये एरिया कितना होगा? पाई के प्लस डी के होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, तो ये एरिया मिल गया, लेकिन इसका 1/4 लेना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल का हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट्स देख रहे हैं। ओके, तो 1/4, 4 क्वाड्रेंट में से केवल एक, और अपॉन स्मॉल ए। इन चीज़ों की को एक्सपैंड करो, ये बना डिनोमिनेटर स्मॉल ए की जगह पाई स्क्वायर एल एक्स इंटू एल वाई, ये हो गया। अब यहाँ पे ये पाई के स्क्वायर का फैक्टर कैंसिल हो रहा है इन दोनों प्लस माइनस में। इसके अलावा 2 फैक्टर और जो बचते हैं, उसमें एक में तो डी के आता है और एक में डी के का स्क्वायर आता है। ये डी के स्क्वायर वाले फैक्टर को आप ड्रॉप कर देंगे, क्यों? डी के स्मॉल तो उसका स्क्वायर और भी स्मॉल, ड्रॉप दिस। तो फिर आप सिंप्लीफाई करें और ये लिखें तो आपका आंसर ये बनता है के डी के अपॉन 2 पाई इंटू एल एक्स एल वाई। और एल एक्स एल वाई ध्यान करें, एल एक्स एल वाई हमारा एक्चुअल फिजिकल वॉल्यूम है। ये जो एक्चुअल फिजिकल सिस्टम जो हमारे पास था, उसका साइज जो है, उसका वॉल्यूम जो है, वो एल एक्स इंटू एल वाई के बराबर है। तो अगर मैं उसे कैपिटल वी लिख रहा था, जो मैंने यहीं पे लिख दिया था, तो ये वाला एल एक्स इंटू एल वाई की जगह मैं रख सकता हूँ कैपिटल वी। नोशन ये है, अब ये रिजल्ट जो मेरे पास आया है ना, कितने मोड्स के और के प्लस डी के बीच एग्जिस्ट करते हैं, ये वाला रिजल्ट किसी भी शेप के लिए वर्क करता है। आपको उस शेप का वॉल्यूम मतलब 2 डायमेंशन में एरिया है, उसका एरिया का फैक्टर यहाँ पे आएगा। बाकी ये आंसर ऐसा ही बनेगा। आप रेक्टेंगुलर के बजाय अगर सर्कुलर मेम्ब्रेन भी लेते या किसी तीसरी तरह या चौथी तरह की मेम्ब्रेन भी लेते हैं आर्बिट्री शेप की, ये रिजल्ट ऐसा ही रहेगा। के और के प्लस डी के बीच कुल मोड्स कितने होते हैं? के इंटू डी के अपॉन 2 पाई इंटू उस सिस्टम का साइज। साइज मतलब जिसमें मैंने वी लिखा है, वी एक जनरल शब्द वॉल्यूम के लिए हो गया, 2 डायमेंशन में वॉल्यूम का मतलब एरिया, फिजिकल एरिया। ओके, अच्छा, ये एरिया वैसे आप और तरीके से भी निकाल सकते थे। इनफैक्ट आप जानते हैं, अगर आपको छोटी क्लासों में दिया जाता है ये वाला एरिया निकालिए के और के प्लस डी के बीच के सर्कल का, तो इसको आप ऐसे भी निकालते हैं। ये जो सरकमफेरेंस है अंदर के सर्कल का, ये है 2 पाई के, और ये पट्टी की जो विड्थ है ये डी के बराबर है। तो इस पट्टी को काट के अगर आप खोल दें तो ये ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल जैसा बनता है, जिस रेक्टेंगल की लंबाई है 2 पाई के पेरीमीटर के बराबर और विड्थ है, ठीक है, तो 2 पाई के। ये जो इसमें से इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ से आपको 2 पाई के डी के का ही फैक्टर मिलता है, 2 पाई के डी के, वो सीधे भी आप लिख सकते हैं। या एक और तरीका भी है मैथमेटिकली, वैसे आपको शायद वो तरीका करना चाहिए। आप बेसिकली जब ये कहते हैं मुझे, माना मैं पूरे सर्कल की बात करूँ, एक सर्कल और फिर हमने उस सर्कल का रेडियस थोड़ा बढ़ाया। सर्कल का रेडियस पहले के था और सर्कल का रेडियस बाद में के प्लस डी के किया, और तो कितना एरिया बढ़ा? तो मैथमेटिकली ये सवाल ऐसा है, सर्कल का एरिया उसके रेडियस से इस तरह से रिलेटेड होता है, रेडियस को हम इस समय के ले रहे हैं ये,
तो अगर के को हमने थोड़ा सी चेंज किया तो एरिया में कितना फ़र्क पड़ता है। तो मैथमेटिकली आप डी ए कंप्यूट कर रहे हैं, अंदर का एरिया ए, जब रेडियस के था, रेडियस को के प्लस डी के कर दिया तो एरिया भी ए प्लस डी ए हो जाएगा। तो एरिया में जितनी बढ़त है वो क्या है, डी ए। तो मैथमेटिकली आप यहाँ से सीधे सीधे डी ए निकाल सकते हैं, 2 पाई के डी के। चाहे आप ऐसे निकालो, लेकिन तब आपको डी के स्क्वायर का फैक्टर ड्रॉप करना पड़ता है। आप आर्ग्यू इस तरह से करते हैं, ये फैक्टर बहुत छोटा है। एक तरीका ये है, सरकमफेरेंस 2 पाई के, विड्थ डी के, ये। लेकिन मैथमेटिकली एलियंट आपके लेवल पे आपको ये तरीका करना चाहिए। एरिया जो है, जो आप सर्किल की बात कर रहे हैं, उसके एरिया से इस तरह से रिलेटेड है दिस। तो इस तरीके से अगर मैं इस कैलकुलेशन को करता, लेट मी डू इट ओवर हियर, तो मेरे को ये निकालना था, ये और ये। तो पहले पूरे सर्किल के लेवल कैलकुलेशन करता, अंदर के सर्किल का एरिया होता पाई के स्क्वायर। तो इससे मैं सीधे डी ए निकाल सकता हूँ, 2 पाई के डी के। डिफरेंशियल ले लो सीधे, इसका हो गया। ये जो नया एरिया है, अगर ये पूरा सर्किल होता है इतना, तो हमें इतना नहीं, हमें इस पट्टी का भी केवल 1/4 लेना है। ये पट्टी पूरे में है 1/4, तो हमारे लिए डी ए की वैल्यू जो है इसका 1/4, ये डी ए हो गया। और इसे मैंने डिवाइड किया था स्मॉल ए से। ये हमारे नंबर ऑफ मोड्स हैं, इसके बीच कितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो इस फैक्टर को आप सिंप्लीफाई करें, पाई के अपॉन 2 डी के का फैक्टर ये है। और एरिया जो था, अगर आपको ध्यान हो, ये स्मॉल वाला ए, पाई अपॉन एल एक्स इंटू पाई अपॉन एल वाई, मतलब पाई स्क्वायर ओवर एल एक्स एल वाई, और एल एक्स एल वाई को वी, सिस्टम का वॉल्यूम। तो पाई स्क्वायर वी, वी का फैक्टर ऊपर गया, पाई से एक पाई और कैंसिल हुआ, के अपॉन 2 पाई डी के इंटू वी, ये अपॉन डी के। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, बट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस। हमने काउंट कर लिए के, अब फिगर सब की जरूरत नहीं है। के और डी के बीच कितने मोड्स हैं, इतने, जॉब डन और काउंटिंग इज डन। सो ये नंबर ऑफ मोड्स के और के प्लस डी के बीच फॉर अ सिस्टम ऑफ वॉल्यूम वी इज इन 2 डायमेंशन इज के डी के अपॉन 2 पाई वी। और अगर आप मैं वी के फैक्टर से डिवाइड कर दूं पर यूनिट वॉल्यूम में, अगेन मैं रिमाइंड कराऊंगा, इस समय वॉल्यूम का मतलब एरिया है, आप एरिया भी कह सकते हैं और जनरल टर्म वॉल्यूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वेवलेंथ, वेव वेक्टर रेंज में कितने मोड्स अवेलेबल हैं, वो हो जाएगा फैक्टर के अपॉन 2 पाई। 1 अपॉन वी का फैक्टर भी यहाँ ले आए और डी के का फैक्टर भी यहाँ ले आए। अब वैसे एक्चुअली डी एन अपॉन डी के डिवीजन नहीं है, बट मैथमेटिकली ये वर्क करता है। सो फिजिक्स में हम इतना स्लॉपी हो जाते हैं दिस। मैंने यहाँ पे फिर से लिखा है क्लैरिटी के लिए, एल एक्स इंटू एल वाई का मल्टीप्लिकेशन है तो वो एरिया 2 डायमेंशन में, बट जनरल टर्मिनोलॉजी में हम उसे वॉल्यूम कहते हैं। ओके दिस। तो इसी चीज़ को तो आप क्या डिफाइन करते हैं, डेंसिटी ऑफ मोड्स की डेफिनेशन क्या थी, पिछला लेक्चर ध्यान कीजिए, कितनी तेज़ी से के साथ नंबर ऑफ मोड्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का साइज़ बड़ा होगा तो डेफिनेटली ये नंबर बड़ा होगा। तो हम पर यूनिट वॉल्यूम सिस्टम में देखते हैं, पर यूनिट एरिया में कितने मोड्स हैं। पर यूनिट एरिया में के से लेकर के प्लस डी के बीच माना 30 मोड हैं। तो अगर सिस्टम का साइज़ आप दुगना कर दोगे तो 30 गुणा गया 2, 60 मोड हो जाएंगे। तो सिस्टम के वॉल्यूम को आइसोलेट करने के, और ये डेफिनेशन है डेंसिटी ऑफ मोड्स में, नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट के पर यूनिट वॉल्यूम। ओके दिस। तो ये जो के अपॉन 2 पाई का फैक्टर है, यही क्या है, रो के डेंसिटी ऑफ मोड्स के टर्म में 2 डायमेंशनल सिस्टम के लिए ये निकल गया। इसके बाद का हमारा काम हो चुका है, आवर जॉब इज़ डन बाई काउंटिंग। हमने काउंटिंग कर ली है। ये अब काउंटिंग हमने 1 2 करके नहीं की, लेकिन जैसे भी की हम काउंट कर चुके हैं मोड्स, के और के प्लस डी के बीच कितने मोड्स हैं, या उससे फिर डेंसिटी ऑफ मोड्स मैं निकाल चुका हूँ। अब मुझे केवल ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट का मतलब अभी देखते हैं। 1 डायमेंशन वाला रिजल्ट मैंने यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग लिखा है। 1 डायमेंशन में हमें ये रिजल्ट मिला था, डी एन इक्वल टू एल ओवर पाई डी के। तो डी एन अपॉन डी के तो 1 अपॉन पाई इंटू एल था। और फिर मैंने यहाँ पे ये आर्ग्यू किया था कि ये डेंसिटी ऑफ मोड्स की सही डेफिनेशन नहीं है। डेंसिटी ऑफ मोड हम कहते हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम में कितने मोड्स हैं। 1 डायमेंशन में वॉल्यूम का मतलब था लेंथ, केवल एक डायमेंशन होती है, तो जिस शब्द को मैं जनरली वॉल्यूम कह रहा हूँ उसका मतलब था लेंथ। तो लेंथ से अगर डिवाइड कर दें, एल का फैक्टर यहाँ ले आओ, तो ये, तो एल की जगह मैंने अब फिर से 1 डायमेंशन में भी अगर वी लिखता, जनरल शब्द वी, 1 अपॉन वी डी एन बाई डी के, वो बनता 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन वी डी एन बाई डी के। ये है डेंसिटी ऑफ मोड्स, 1 अपॉन वी डी एन बाई डी के। तो 1 डायमेंशनल केस में आपको अगर ध्यान हो, उस लेक्चर को आप फिर से देख सकते हैं, रो के जो था 1 अपॉन पाई बना था। तो यहाँ पे सिमिलरली रो के कितना है, के अपॉन 2 पाई। ओके दिस। 1 डायमेंशनल केस में रो जो था एज अ फंक्शन ऑफ के कांस्टेंट था, 1 अपॉन पाई इज अ कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट नहीं है, रो के जो है के साथ वेरी करता है। मतलब डेंसिटी ऑफ मोड्स अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे जैसे आप सर्किल का रेडियस बढ़ाते हैं, 3 और 3.1 के बीच भी कुछ सर्किल होते हैं, पर
10 और 10.1 के बीच डी के तो उतना ही रखा, उतने ही रीजन में देख रहे हैं, उतनी बड़ी विंडो में देख रहे हैं के रेस्पेक्ट में, लेकिन अब नंबर ऑफ मोड्स बहुत रैपिडली ग्रो करता है। के बढ़ता है तो डेंसिटी ऑफ मोड्स भी बढ़ती है। ओके, हायर के पे डेंसिटी भी बढ़ रही है। ओके, सो दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग इन 2 डायमेंशन। ट्रांसलेट का मेरा मतलब ये था, रो के डी के बराबर रो लैम्डा डी लैम्डा होना चाहिए, बराबर रो न्यू डी न्यू होना चाहिए। ये सब के सब नंबर ऑफ पॉइंट्स की कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से, के टर्म में, लैम्डा के टर्म में, न्यू। बिना डे के, बिना डी लैम्डा, बिना डी न्यू के आप इन्हें इक्वेट नहीं कर सकते हैं। तो अब रो के का एक्सप्रेशन आपके पास है, तो आप रो लैम्डा और रो न्यू के एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं, मतलब डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन लैम्डा के टर्म में या फ्रीक्वेंसी के टर्म में। मैं दोनों कैलकुलेशन एक साथ चलाऊंगा। के का रिलेशन लैम्डा के साथ मुझे पता होना चाहिए, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, और लैम्डा की जगह अगर आप सी अपॉन न्यू रख दें तो के का रिलेशन सीधे, तो मैं स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड रो के मैं निकाल चुका हूँ, के अपॉन 2 पाई, साथ में डी के का फैक्टर लिया, के की जगह 2 पाई अपॉन लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ भी और यहाँ भी, तो 1/2 पाई का फैक्टर पहले से है, के की जगह 2 पाई अपॉन लैम्डा, डिफरेंशियल ऑफ अगेन के की जगह 2 पाई अपॉन लैम्डा, और साथ साथ दूसरी कैलकुलेशन भी, के की जगह 2 पाई सी अपॉन न्यू, 1/2 पाई का फैक्टर तो पहले से एक्सप्रेशन में, के की जगह 2 पाई न्यू अपॉन सी, और डिफरेंशियल ऑफ के की जगह डिफरेंशियल ऑफ 2 पाई न्यू अपॉन सी। इसको सिंप्लीफाई करो, ये कैंसिल हुआ, एक 1 अपॉन लैम्डा का फैक्टर, डिफरेंशियल से 2 पाई बाहर आया। पहले इसी कैलकुलेशन को देख लेते हैं, डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन लैम्डा, और डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन लैम्डा होता है -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। ये माइनस का साइन आप समझ गए होंगे, इस माइनस को हम ओमिट कर सकते हैं। ये माइनस साइन केवल ये कह रहा है के और लैम्डा के बीच का रिलेशन इन्वर्स होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, तो इसलिए केवल ये रिलेशन है, इसलिए माइनस साइन ड्रॉप कर सकते हैं। तो फिर ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर बन गया 2 पाई ओवर लैम्डा क्यूब डी लैम्डा, रो लैम्डा डी लैम्डा। तो इसका मतलब रो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। ऐसे ही इस एक्सप्रेशन को आप खुद सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे 2 पाई न्यू ओवर सी स्क्वायर डी न्यू, तो रो न्यू डी न्यू, तो रो न्यू ये रहा, रो लैम्डा डेंसिटी ऑफ मोड्स 2 डायमेंशनल केस में के टर्म में चाहिए, ये रहा एक्सप्रेशन, लैम्डा के टर्म्स में चाहिए, ये रहा एक्सप्रेशन, न्यू के टर्म्स में चाहिए आपको, ये रहा एक्सप्रेशन। और इनको अगर हम प्लॉट करें, मैंने 1 डायमेंशनल केस में भी प्लॉट किया था, लैम्डा के रेस्पेक्ट में जो रो लैम्डा का एक्सप्रेशन है, ये वाला पहले, ये वाला 2 पाई कांस्टेंट है बेसिकली 1 अपॉन लैम्डा क्यूब, तो 1 अपॉन लैम्डा क्यूब का ग्राफ अगर आप लैम्डा के साथ बनाएं तो वो कुछ रफली ऐसा बनेगा। जब लैम्डा 0 है, 1 अपॉन लैम्डा क्यूब इन्फिनिटी, 0 पे ये कर्व इन्फिनिटी से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे लैम्डा बढ़ रहा है ये फैक्टर बहुत रैपिडली डिक्रीज कर रहा है। रैपिडली क्यों? डिनोमिनेटर में केवल लैम्डा नहीं है या लैम्डा स्क्वायर नहीं है, लैम्डा का क्यूब। तो लैम्डा अगर 7 होता है तो 7 × 7 × 7 गया डिनोमीटर में, लैम्डा 7 से थोड़ा बढ़ता है, 8 होता है, लेकिन डिनोमीटर में 8 × 8 × 8, तो बहुत रैपिडली ये फंक्शन डिक्रीज करता है। न्यू वाले को प्लॉट करें, 2 पाई और सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो बेसिकली न्यू को प्लॉट कर रहे हैं आप, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही इस वाले को प्लॉट करें, 1/2 पाई कॉन्स्टेंट है कि स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लीनियर। तो ये पॉइंट पीछे ही मैंने आपको कहा था, आपको ये सब रो के ग्राफ हैं, लेकिन आप रो किस वेरिएबल के टर्म में बात कर रहे हो, लैम्डा के टर्म में बात कर रहे हो कि केट के टर्म में बात कर रहे हो कि न्यू के टर्म में बात कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपके ग्राफ का नेचर हो सकता है। और इनफैक्ट हमारे लिए तो जो ज़रूरी होगा, हम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर जब हम देखते हैं तो उसी ग्राफ को हम लैम्डा के टर्म में और न्यू के टर्म में दोनों में देखते हैं। तो उस तौर पे अगर आप सोचें, अगर मैं न्यू वाले ग्राफ को इस साइड से सोचूं, तो इस साइड से मतलब इधर कम फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी इधर को बढ़ रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें लैम्डा इधर को इंक्रीज करता है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर मतलब ये वाले ग्राफ, ये ब्लैक बॉडी के रेडिएशन कर्व्स, तो लैम्डा इधर को बढ़ता है तो न्यू इधर को बढ़ेगा। तो अगर आप इसी ग्राफ को सोचें, यहाँ न्यू का 0 यहाँ है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी, लेकिन अगर 0 इधर से शुरू करें, 0 1 2 3, इधर कम 0 और इधर को बढ़ रहा है, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन इसके बजाय ऐसे हो जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन 0 से शुरू होती है और किसी स्लोप पे जाती है, तो 0 अगर यहाँ है तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी होगी। इस ग्राफ का मतलब सिंपली ये है, यहाँ समझना ज़्यादा आसान है, फ्रीक्वेंसी के साथ नंबर ऑफ मोड्स जो हैं लीनियरली इंक्रीज करते हैं। किसी फ्रीक्वेंसी पे अगर नंबर ऑफ मोड्स कुछ हैं, तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी दुगनी कर दी तो नंबर ऑफ मोड्स दुगने हो जाएंगे, तिगुनी कर दी तिगुने हो जाएंगे। वो आप यहाँ से देख सकते हैं, न्यू की वैल्यू माना न्यू ही ली, ये बाकी तो कांस्टेंट है, और न्यू को अगर आपने दुगना कर दिया, 2 कर दिया, तो ओवरऑल एक 2 का फैक्टर है। 7 कर दिया, 7 गुना कर दी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ मोड्स। तो ये तो वेरिएशन 2 डायमेंशनल सिस्टम में जो डेंसिटी ऑफ मोड्स का है वो उसके एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में 3 डायमेंशन में इसी लेक्चर में करना चाहता, बट इट वुड बी बेटर चाहे हम उसे एक थोड़ा शॉर्ट लेक्चर रखें। 3 डायमेंशन में मैं मोड्स की काउंटिंग करूँगा, और 3 डायमेंशन में मैं बहुत क्विकली करने वाला हूँ।
क्विकली का मतलब लेक्चर जितना भी टाइम का लगे, मेरे को वहाँ कुछ नया रिजल्ट कुछ भी नहीं निकालना है। ये जो 2 डायमेंशन वाले को मैं बार बार रेफर करूँगा कि 2 डायमेंशन में ऐसा किया था, अब की बार ऐसा, अब की बार ऐसा, अब की बार ऐसा, और हमारा रिजल्ट तैयार हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई गेस दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीबॉडी।